Hi friends, you are very most welcome on Unix Study with अजय। दोस्तों, यहाँ पर हम नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों को ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपका हर एक तरीके से बहुत ही शानदार वाली प्रिपरेशन हो जाए। इसके अलावा मैं आज यहाँ पर 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। इसके अलावा जो इससे पहले के वीडियोस थे उनको भी ज़रूर देखें। और आज हम यहाँ पर 315 से लेके और आगे 10 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज DI का भी एक वीडियो अपलोड किया गया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। बहुत सिंपल से तरीके से समझाया गया था वहाँ पर DI, तो प्लीज़ उसको आप जल्दी से जल्दी और थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत शानदार तरीका था DI का वो। तो आज हमारा जो ये मॉडल पेपर है वो 27वां मॉडल पेपर है। कौन सा है? 27वां। और इससे पहले 26 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। जो ये मॉडल पेपर है वो CTET के लिए, सेट के लिए, नेट JRF के लिए और TET के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको इनको नोट डाउन नहीं करना है कि चलो आप रजिस्टर लेके लिखने लग गए, ऐसा मत करो। आप इसको केवल वीडियो को देखो और उसको याद करने की कोशिश करो। और फिर आपको लगता है कि हमें इसकी PDF चाहिए, हमें इसको लिखना चाहिए, तो आप लिखने में टाइम लगाओ। उससे बेस्ट है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके और इन सभी क्वेश्चन की PDF ले सकते हो। उनसे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे। क्योंकि आप जितना टाइम लिखने में दोगे उतना टाइम इनको आप बार बार वीडियो को देखो, इसको यहीं पर याद करने की कोशिश करो। वरना फिर आप इनको नोट्स की तरह लिखोगे तो ये आपको कब याद आएंगे? जब एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन बचेंगे। फिर सबसे ज़्यादा पछतावा होगा जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। फिर सोचोगे यार उस टाइम उनको पढ़ लेता तो बेस्ट रहता। तो इसलिए मैं आपको ये पहले गाइड कर रहा हूँ कि इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अब भी याद करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। फिर यदि आपको एक बार में याद नहीं होता है तो कल देखो इस वीडियो को, परसों देखो, और फिर लग रहा है कि हमें इसकी PDF चाहिए, इसको नोट्स बनाना चाहिए, तो आप मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर थे उनके ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूँगा PDF लेने का तरीका, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो आज की रामायण बहुत हो गई। क्वेश्चन 315 है, मिलान करना है। सेट फर्स्ट को सेट सेकंड से मिलान करना है। हम यहाँ पर सदा मिलान करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिलान करवाता है, वो सेट फर्स्ट से सेट सेकंड दोनों को मिलान करवाता है। तो कुछ लोगों को कुछ अलग फील होता है, कुछ ज़्यादा लंबी फीलिंग में चले जाते हैं वो। तो देखो यहाँ पर 2 सेट हैं। एक सेट में दिया हुआ है विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है, वस्तुनिष्ठता है और साख है। और जो दूसरा सेट है उसमें दे रखा है पक्षपातों से मुक्त है, द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में प्राथमिक आंकड़ों पर अधिक निर्भर करना है, संगत और भरोसेमंद है, क्या मापना है उसे परखें। और आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है। बहुत सिंपल से ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन वैसे रहता है सदा सिंपल है। तो यहाँ आंसर क्या सही होगा आप एक बार सोचो, फिर मैं तो बताने वाला हूँ ही आपको, ये सोचो एक बार। तो जो 315 क्वेश्चन है उसको हम मिलाते हैं। ये चारों के चारों शब्द वो ऐसे शब्द हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसमें ये जो 3 शब्द हैं स्टार्टिंग के, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता, इन तीनों शब्दों का हम अब तक पता नहीं कितनी बार यूज ले लिए होंगे। और फिर यदि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो ये तो यार मेरी गलती है जो मैंने इसको इस तरीके का कोई क्वेश्चन तैयार किया है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो देखो हमें इसको मिलान करना है। जो विश्वसनीयता है वो संबंधित है संगत और भरोसेमंद से। आपको मेरे ऊपर विश्वास है। एक एग्जाम्पल है ये। क्यों है? क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है। क्या किया है? भरोसा किया है, और उसकी वजह से विश्वास है। आपको आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर विश्वास है क्योंकि उसने आपको भरोसा दिलाया है, आपने उसके ऊपर भरोसा किया है। बिल्कुल सही है ना?
उसके बाद है प्रमाणिकता। प्रमाणिकता का मतलब होता है क्या मापना है, उसे परखें। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है क्या, ये थोड़ी लाइन बाकी गई यहाँ से। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है पक्षपात से मुक्त, मतलब किसी का पक्षपात नहीं है। जैसे फर्स्ट पेपर है हमारा, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, तो हमें टीचिंग एप्टीट्यूड को वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़ने का मतलब है हमारा जो स्पेशल फोकस है वो केवल टीचिंग एप्टीट्यूड पर रखना है। हमें उसके साथ कोई भी पक्षपात नहीं करना है कि चलो यार छोड़ देते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको केवल उसी पर ध्यान देना है। साख, साख क्या है, ये भी एक शानदार सा शब्द है। द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में प्राथमिक आंकड़ों पर अधिक निर्भर करना। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहला होता है विश्वसनीयता। इसमें भरोसे की स्थिति होती है, भरोसा किया जाता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भरोसा कर रखे हो, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भरोसा कर रखी है, तभी उन दोनों में विश्वास है कि ये मेरी है, ये मेरा है। इसमें बार बार परीक्षण होने पर भी स्कोर कायम रहता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड का बार बार परीक्षण कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि ये मेरी है या मेरे अलावा किसी से बात कर रही है, या मेरे अलावा भी किसी दूसरे से चक्कर चला रखी है। और आपने बहुत तरीके अपनाए ये चेक करने के, और हर तरीके में आपको वो केवल अपनी दिखी कि वो आपके अलावा और किसी से बात नहीं करती, वो केवल आपसे प्यार करती है। तो क्या होगा, आपकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाएगी। और यदि ऐसा हो कि आपकी गर्लफ्रेंड से आपने ट्रायल किया, पहला ट्रायल किया अपने दोस्त के फ़ोन से, उसमें आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपकी सोच से अलग निकली। फिर दूसरे दोस्त के फ़ोन से ट्रायल किया, उसमें फिर वो अलग निकली। फिर तीसरे दोस्त के फ़ोन से ट्रायल किया, फिर उसमें वो अलग निकली। फिर आपने किसी दूसरे मीडियम से ट्रायल किया, फिर उसमें वो अलग निकली। तो आप क्या करोगे, आपका जो विश्वास है वो टूट जाएगा। आप सोचोगे कि यार पता नहीं यार ये मेरी है या फिर किसी और से भी बात करती है। होगा ना ऐसे, बिल्कुल वही है विश्वसनीयता। उसके बाद आता है साख। हमें प्राथमिक आंकड़ों पर अधिक भरोसा करना चाहिए। हमें प्राथमिक आंकड़ों पर अधिक भरोसा करना चाहिए क्योंकि द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग सीमित होना चाहिए। द्वितीयक आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता साख को कम कर देती है। बहुत शानदार सी बात है, समझ में आ गई होगी। कुछ स्पेशल समझने का है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाओ 316वां क्वेश्चन, रोगी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक रोगी के अस्पताल में जाने पर चिकित्सक उस रोगी को देखने में कितना समय देता है, यह समझने के लिए किया गया एक सर्वेक्षण किसका उदाहरण है। वर्णनात्मक शोध का, मूलभूत शोध का, मात्रात्मक शोध का या गुणात्मक शोध का, बताओ। वही बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ये है मात्रात्मक शोध का। कई लोगों ने तो पहले अनुमान लगा लिया होगा, नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है मात्रात्मक, यहाँ पर टिपोकड़े हो आप, चिटिंग में 1 नंबर। देखो मात्रात्मक शोध क्या होता है, मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करके की गई व्यवस्थित जांच मात्रात्मक शोध कहलाता है। मात्रात्मक शोध क्या होता है, मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करके की गई व्यवस्थित जांच को ही मात्रात्मक शोध बोलते हैं। इन शोधों का परिणाम हमेशा संख्यात्मक होता है। जो मात्रात्मक शोध होता है उसका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज डिजिट में आता है। कैसे में आता है, संख्या में आता है। अब आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। वर्णनात्मक शोध के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। भाई साहब इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन छुपो लेता हूँ। अब बताओ, 1 मिनट, चलो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, कोई चलता है इतना। ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, केवल क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताना है आपको। ऑप्शन कथन ए है डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण, बी है परिणामों की व्याख्या,
सी है किसी समस्या की पहचान, डी है निष्कर्ष निकालना, ई है रिपोर्टों का प्रारूप और एफ है परिकल्पना का सूत्रीकरण करना। अब यहाँ पर आपको पता चलाना है, एक खाली पेज के ऊपर लिख लो कि पहले नंबर पर ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर मैं बताऊँगा। देखो सबसे पहले आएगा, मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊँगा इसमें। सबसे पहले आएगा किसी समस्या की पहचान करना, फिर उसके बाद आएगा परिकल्पना का सूत्रीकरण करना, फिर उसके बाद आएगा डेटाओं का संग्रहण करना, फिर उसके बाद आएगा परिणामों की व्याख्या करना, फिर आएगा रिपोर्ट का प्रारूप और फिर आएगा निष्कर्ष निकालना। अब आ जाओ भाई, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप एक शोधकर्ता हो और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर शोध कर रहे हो। आपका गांव है कोई और उसमें आप कोई भी टॉपिक है, जनसंख्या का टॉपिक है या फिर बाल विवाह का टॉपिक है, उसके ऊपर आप शोध करने की सोच रहे हो। आप क्या करोगे? आप अपने गांव में कुछ शोध करने की सोच रहे हो और आपका प्लान है कि मैं ऐसा शोध करूं जिससे मेरे गांव का बहुत सही ढंग से कल्याण हो जाए। क्या हो जाए? मेरे गांव का बहुत अच्छे तरीके से कल्याण हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले बैठ के सोचोगे कि मेरे गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके द्वारा मेरे गांव का सबसे ज़्यादा विकास हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? समस्याएं ढूंढोगे। फिर आपके सामने जनसंख्या की समस्या आ गई, बाल विवाह की समस्या आ गई, भूखमरी की समस्या आ गई, गरीबी की समस्या आ गई, बेरोजगारी की समस्या आ गई। अब आप इनमें से एक समस्या को चूज करोगे कि कौन सी समस्या ऐसी है जिसके द्वारा हमारे गांव का कल्याण हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करोगे? समस्या का चयन करोगे। अब उसके बाद क्या करोगे? आप सोचोगे कि यार ये समस्या तो फिक्स कर ली हमने, अब इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन करने के लिए कुछ मेथड बनाओगे कि मैं इस तरीके से भी इसको समस्या को हटा सकता हूँ, इस तरीके से भी हटा सकता हूँ। और आपने एक तरीका ढूंढ लिया तो क्या कर लिया? आपने परिकल्पना बना ली। फिर उसमें जिन जिन डेटाओं की ज़रूरत पड़ेगी या आपको उस समस्या का समाधान करने के लिए जो परिकल्पना बनाई है उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप उन सभी चीज़ों को एकत्रित करोगे। फिर आप क्या करोगे? उनकी व्याख्या करोगे। उन जो आपने जो डेटा एकत्रित किया है उनका आप उपयोग करोगे, आप उनका हल निकालोगे, आप उनका विश्लेषण करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे। फिर क्या करोगे? आप एक फॉर्मेट बनाओगे कि मैं इसका रिजल्ट किस तरीके से दिखाऊं लोगों को। तो आप एक रिपोर्ट का प्रारूप बनाओगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? रिपोर्ट को भरोगे और फिर निष्कर्ष निकालोगे कि यार हमारे गांव की ये कंडीशन है। समझ में आ गया? नहीं बोलोगे अब किसी के भी बाप से। ऐसे स्टोरी टाइप से याद करो इसको। अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित रणनीति के अंतर्गत नहीं आता है। भाई इसमें भी मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं देने वाला, केवल आपको यहीं से बताना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान लगता है मेरे को उसका मैं कोई ऑप्शन नहीं देता। ये मेरा एक रूल है। अब तक नहीं पता है आपको तो अब पता चला लेना। वैसे रूल तो क्या है यार, ये मैं कभी कभी मूड में जस जाती है तब कर लेता हूँ। वैसे रूल वगैरह कुछ नहीं है, मेरा कोई रूल नहीं है, मैं खुद ही रूल में नहीं रहता। तो निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित रणनीति के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है वीडियो प्रस्तुति, बी है व्याख्यान विधि, सी है केस स्टडी और डी है टीम शिक्षण। तो जो 318वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है केस स्टडी। क्या है? केस स्टडी। देख लो यहाँ पर पढ़ लो। वीडियो प्रस्तुति, व्याख्यान विधि और टीम विधि, ये तीनों के तीनों शिक्षक केंद्रित विधि हैं, जहाँ विषय सामग्री, शिक्षण उपकरण आदि शिक्षक द्वारा निश्चित किए जाते हैं। जबकि जो केस स्टडी है इसमें छात्रों को किसी विशेष विषय पर विस्तार से शोध और मूल्यांकन करने दिया जाता है। इसलिए यह एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि है कि जो केस स्टडी है इसमें छात्रों को किसी विशेष विषय पर विस्तार से शोध और मूल्यांकन करने दिया जाता है। इसलिए यह एक
शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझने का कुछ नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप वैसे। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वो कैंडिडेट है जिसको ये क्वेश्चन पढ़ के पसीने आ रहे हैं। जिस कैंडिडेट को ये क्वेश्चन पढ़ के पसीने आ रहे हैं, 5 क्वेश्चनों से कम सही हो रहे हैं, तो वो समझ लेना उसको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बहुत शानदार प्रिपरेशन है। वो तो गलती एनटीए वालों से हो रही है जो उसका जेआरएफ नहीं कर रहे हैं, वो लोग सीटेट में सिलेक्शन नहीं दे रहे उसको। तो आप अपना ज़रूर स्कोर बताना और अपना पूरा एड्रेस बताना, हम आगे इन्फॉर्म करेंगे आपके बारे में, क्योंकि टैलेंट छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 319वां क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया होगा आपने। अभी कथन ये है कि शिक्षण बिना मत शिक्षा के संभव है, लेकिन मत शिक्षा बिना शिक्षण असंभव है। कारण है शिक्षण की प्रक्रिया मत शिक्षा का चरम स्तर है। अब आ जाओ भाई, नीचे 4 ऑप्शन है, नहीं पढ़ूंगा मैं, आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे। बताओ 319 का करेक्ट आंसर क्या है? 319 का जो करेक्ट आंसर है वो है भाई साहब सी, कि जो आर है वो गलत है। शिक्षण की प्रक्रिया मत शिक्षा का चरम स्तर है, ये गलत है। अब यहाँ पर देख लो क्यों गलत है। मत शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण का चरम स्तर है। जो मत शिक्षा है, जो मत शिक्षा की प्रक्रिया है वो शिक्षण का चरम स्तर है। इसमें छात्र पूरी तरह से शिक्षक पर भरोसा करता है। क्या करता है? जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से छात्र पर, शिक्षक पर भरोसा करता है और शिक्षक के विश्वास को निर्धारित किए बिना उन्हें स्वीकार करता है। समझ में आ गया होगा? अब आगे चलते हैं। मैं आगे पीडीएफ को चलाता हूँ, आपको नहीं चलना है आगे, मेरे को भी नहीं चलना है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है यह तेजी से सीखने में मदद करता है। बी है यह छात्रों के लिए एक खुशनुमा और दिलचस्प वातावरण बनाता है। सी है यह छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी है यह जल्दबाजी में याद करने के लिए हतोत्साहित करता है। और ई है यह शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहाँ पर, इन 4 ऑप्शनों के बाद। तो बता दो भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से, वेट नहीं हो रहा है मेरे से, एक्साइटेड हो रहा हूँ आपको आंसर जानने के लिए। तो भाई साहब एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है। ए बी सी डी बिल्कुल सही है। ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीधे दिख रहे हैं। ई है जो सीधा दिख रहा है कि गलत है, क्योंकि यह शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालता है। ये बात गलत है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321वां। एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें, पद त्याग करें, छात्रों को दोषी ठहराएं, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दें। बताओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा होगा आपने, और इसको गलत कर रहे हो तो आपको सैल्यूट मेरी तरफ से। आपको दाद देनी पड़ेगी यदि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो। वास्तव में यार बहुत शानदार काम कर रहे हो फिर आप। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ लो एक बार। यदि आप उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करते हो तो शिक्षक की स्वयं को संभालने में असमर्थता दर्शाता है। यदि एक शिक्षक अपनी समस्या को उच्च अधिकारियों के सामने बताता है, प्रिंसिपल को जाके बताता है कि सर स्टूडेंट ऐसे वो कर रहे हैं, ऐसे वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हम क्लास में बैठे बैठे क्या सोचते हैं? सर फट्टू है, फटती है साले की, कुछ भी काम का नहीं है, डरता है साला, डरपोक है। दूसरी बात, छात्रों को दोष देना उसे हतोत्साहित करता है। तीसरा है, पद से इस्तीफा देना शिक्षक की कायरता को दर्शाता है। कोई टीचर कोई भी काम बात हो गई और उस पर वो अपनी जॉब को छोड़ के जा रहा है तो हम क्या सोचते हैं? साला फट्टू था, साला डरपोक था, बन गया टीचर।
लक्षण था नहीं उसको, ऐसी हम बातें करेंगे। तो इन तीनों को ध्यान रखना है कि कौन सी स्थिति क्या दर्शाती है। आप जब टीचर बनो तो इनको ध्यान रखना आप। अब आ जाता है भाई 322वां क्वेश्चन। अभिकथन ए, औपचारिक संचार तेज और लचीला हो जाता है, कारण औपचारिक संचार सूचना का व्यवस्थित और क्रमित प्रवाह है। समझ में आ गया? 4 ऑप्शन है, मैं नहीं पढ़ूंगा, खुद को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि पहला कथन तो गलत है, औपचारिक संचार तेज और लचीला हो जाता है, और सी है सही कि औपचारिक संचार सूचना का व्यवस्थित और क्रमित प्रवाह है। अब पढ़ लो भाई औपचारिक, जिसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या होता है? औपचारिक संचार आधिकारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पहली बात, यह संचार संगठन के निर्धारित व्यावसायिक नियमों, नीति, मानकों और प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप होती है। कि औपचारिक संचार आधिकारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह संचार संगठन के निर्धारित व्यावसायिक नियमों, नीति, मानकों, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप होता है। औपचारिक संचार संचार के एक पूर्व निर्धारित चैनल का अनुसरण करता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसको हम औपचारिक संचार बोलते हैं, यह संचार के एक पूर्व निर्धारित चैनल का अनुसरण करता है। औपचारिक संचार सूचना का व्यवस्थित और क्रमित प्रवाह है। जो औपचारिक संचार है वो सूचना का व्यवस्थित और क्रमित प्रवाह है। अब भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 223वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, नहीं बोल सकता यार, हर क्वेश्चन ही सिंपल नहीं होते, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। इतना हार्ड क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। अब आपको शांति मिली होगी कि यार मैंने डिफ़िकल्ट बता दिया, वास्तव में बहुत लेवल का क्वेश्चन है ये। मानक संदर्भित मूल्यांकन, सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और स्वमानक मूल्यांकन, दूसरी साइड उनका मिलान दिया हुआ है। आपको खुद को मिलाना है, खुद को पढ़ना है। मैं डायरेक्ट आंसर की ओर लेके चलता हूँ इसमें। भाई ये 4 ऑप्शन भी हैं आपके पास, इनको भी पढ़ लो एक बार थोड़ी सी दया दृष्टि करके। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं मिलाता हूँ। देखो, जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है वो संबंधित है पूर्व निर्धारित मानदंडों या अधिगम मानकों के एक निश्चित सेट के प्रति छात्र के प्रदर्शन को मापता है। उसके बाद आता है सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, एक औसत मानदंड के प्रति छात्र के प्रदर्शन की तुलना करता है। उसके बाद आता है नैदानिक मूल्यांकन, अनुदेश से पहले छात्र की व्यक्तिगत ताकत, कमजोरी, ज्ञान व कौशल को निर्धारित करता है। और लास्ट में है स्वमानक मूल्यांकन, वो होता है छात्र के पिछले प्रदर्शन के अनुसार छात्र के प्रदर्शन को मापता है। अब आ जाओ भाई 324वां क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। EEGGIJKNMS, और इससे आगे के यदि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आगे मैं तब बढ़ूँगा जब आप मेरी एक शर्त फॉलो करोगी। वो शर्त ये है, अब भी आपको वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अदरवाइज़ मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि मैं ये जिद करूँगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, OY इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर OY आएगा, कैसे आएगा देख लो भाई। यहाँ पर EE, यहाँ पर GG, यहाँ पर IJ, KN, MS, OY, इनको नंबर लिख लो 5 5 7 7 9 10 11 14 13 19, और यहाँ पर OY आ रहा है। अब कैसे आ रहा है देखो, पहले हर पेयर का पहला पहला अक्षर ले लो। जैसे ई में, जी में 2 का अंतर, फिर जी में, आई में 2 का अंतर, फिर आई में, के में 2 का अंतर, फिर के में, एम में 2 का अंतर। तो हम एम में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ई में, जी में 2 का अंतर, फिर जी में और जे में 3 का अंतर, फिर जे में और एन में 4 का अंतर,
फिर एन में और एस में 5 का अंतर, तो एस में हम इसके अकॉर्डिंग कितने जोड़ेंगे 6, तो क्या आएगा वाई। ठीक है, ओ वाई सही आंसर है, समझ गए होंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिनसे आप PDF ले सकते हो, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। बहुत शानदार सा व्हाट्सअप ग्रुप है, सिंपल सा, बस थोड़ा सा चार्ज है इसका, नाम मात्र। अभी तक आपने इतना कम चार्ज किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप का नहीं सुना होगा। और यदि आप समझ गए होंगे इन संख्याओं को तो आप सबसे अच्छी बात है, वरना मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, PDF ले सकते हो इन सभी क्वेश्चनों की एक साथ। अब तक जितने क्वेश्चन पढ़ा दिया सभी की एक साथ PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत मिनिमम चार्ज, आप सोच नहीं सकते इतना कम चार्ज है, उसमें इतना बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये आंसर की है मिला लेना, अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सही होनी चाहिए आपकी। और यदि वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला है और आपको ऐसे लगा है कि यार ये मास्टर चूतिया है, पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि ये बीच बीच में कुछ इंटरटेनमेंट के ऐसे कुछ शब्द भी चलते रहने चाहिए। बिल्कुल हम सुबह से ही पढ़ते रहते हो, नाइट में 8 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप बोर हो चुके होते हो। मैं बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई की बात करूँ, फिर आपको लगे यार चूतिया है, ये भी खोपड़ी खा रहा है, तो ऐसा है। ठीक है, बाय। स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। थैंक्स देखने के लिए।